नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका तेज चैनल पर। दोस्तों, अन्याय सहना खुद के साथ अन्याय करने के बराबर है, इसलिए हमें जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इतना एम्पावर नहीं करता कि हम खुद से एक लीगल बैटल लड़ सके। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एक एडवोकेट की। हमारे आज के जो गेस्ट हैं, उन्होंने 20 सालों तक भारतीय वायुसेना में सार्थक सेवा देने के बाद खुद को एक एडवोकेट के रूप में परिवर्तित कर लिया। लेकिन वे यहाँ ही नहीं रुके, आगे बढ़कर उन्होंने एओआर का एग्जाम पास किया और अब एक एओआर के तौर पर काम कर रहे हैं। एओआर का मतलब होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही केस फाइल कर सकता है। तो आइए मिलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राकेश कुमार सिंह सर से। बांका के रमचौआ के किसान परिवार का बेटा राकेश कुमार सिंह का कमाल, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा पास कर जिले का बढ़ाया मान सम्मान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सबसे पहले सर, नव वर्ष और लोहड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और एओआर बनने की सर बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये कब आया कि मुझे वकालत करनी है, वकील बनना है, और सर आपके जो अब तक की जर्नी है सर, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। होता क्या है, देखिए हम सब जब एयर वॉरियर जितने बने हैं तो एक्चुअली कहीं ना कहीं एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। उसी तरह से मैं भी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आया। मैं बांका डिस्ट्रिक्ट के रामचुआ गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरी शुरुआती शिक्षा रामचुआ में। फिर मेरे पिताजी काम के तलाश में बर्नपुर चले गए, वेस्ट बंगाल। तो मुझे याद है कि बचपन से हमने बहुत ही कठिन आर्थिक तंगी झेली। तो होता क्या है कि जब आपके परिवार में आर्थिक तंगी है तो नेचुरली आप डिस्क्रिमिनेट होते हैं। तो बचपन में बच्चे को समझ नहीं आता है कि भाई कि मेरा कोई कजन है या उसके साथ लोग बड़ा सम्मानित व्यवहार कर रहे हैं और हमारे साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो ये बात मुझे तो समझ आती नहीं थी। तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हो जाऊं। तो मैंने क्या किया, कहीं मार्शल आर्ट हो रहा था तो मैं सोचा कि मुझे मजबूत बनना है, मुझे ताकतवर बनना है। तो मैंने मार्शल आर्ट में एडमिशन ले लिया और वहाँ अच्छा किया हमने, मैं ब्लैक बेल्ट हो गया, ये हो गया। तो एक समय रियलाइज हुआ कि भाई ताकत तो मिली, आर्थिक तंगी जो थी उससे पैसा तो आता नहीं। मैं बहुत अच्छा फाइटर बना, मैंने नेशनल खेला, स्टेट में मेडल लेके आया। तो लेकिन उससे फिर घर वाले बहुत खुश नहीं होते थे क्योंकि पैसा, घर तो पैसे से चलता है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो फिर एक समय रियलाइज हुआ कि नहीं, नौकरी चाहिए। तो फिर 17 साल की आयु में ही वायुसेना ज्वाइन कर लिया। तो जब वायुसेना ज्वाइन कर लिया तो फिर पेमेंट मिलने लगे, घर को सपोर्ट करने लगे हम लोग। फिर उसके बाद एक समय फिर एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, केवल शारीरिक ताकत और ये जो नौकरी है या पैसा है ये सब कुछ नहीं है। लगा कि नहीं, एक और एम्पावरमेंट है जो कि शिक्षा है ना, जो शिक्षा है। और शिक्षा से भी बड़ा है कि भाई कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है, जहां से मैं, आप ध्यान दीजिएगा शुरुआत जहां से किया कि मुझे लगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। ये मेरे दिमाग में हमेशा रहा और मैं हमेशा अवेयर रहा इस बात का। तो वहां भी मुझे लगा कि नहीं, ये काफी नहीं है, इससे आगे भी जा सकता। तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई फिर वही शुरुआत की और उसके बाद लगा कि पढ़ाई लिखाई भी काफी नहीं है, एक वकालत करना जरूरी है। क्योंकि इससे केवल मैं ना अपना, बाकी दूसरों को भी न्याय दिला पाऊंगा, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है या जिसके पास अन्याय हो रहा है। तो ये मुझे नासिक में जब मैं पोस्टिंग था तो वहाँ बगल में ही लॉ कॉलेज भी था। एक तो ये भी अच्छा हुआ, प्रेरणादायक लगा कि मुझे कि परमात्मा की कृपा है कि मुझे लगा वकालत, तभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने एडमिशन ले लिया ये सोच के कि नहीं, ये जरूरी है। और एम्पावरमेंट की बात है तो एम्पावरमेंट केवल शारीरिक एम्पावरमेंट या आर्थिक एम्पावरमेंट नहीं है, बौद्धिक एम्पावरमेंट है। और उसमें से अगर कोई वकील बनता है तो वो ज्यादा एम्पावर्ड है, उसकी पावर ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, वो दूसरों को न्याय दिला सकता है, अपने को भी दिला सकता है। तो ये था और मेरी जर्नी वही रही। मैं 20 साल एयरफोर्स में कार्यरत रहा। उसके बाद से मैंने फिर एयरफोर्स में भी 10 साल के करीब मैं वहाँ की लीगल सेल में ही रहा, अटैच हो गया। एलएलबी करने के बाद उन्होंने अटैच कर दिया मुझे लीगल सेल में। और उसके बाद मैं लास्ट पोस्टिंग देखी, मेरा पूरा प्लान था एक्चुअली
मैं काबली गया पोस्टिंग नासिक के बाद, और उसके बाद से मैंने चॉइस पोस्टिंग में घर नहीं गया। मैं बिहार का रहने वाला चाहता तो पटना चला जाता, लेकिन चूंकि मुझे वकालत करनी थी और ये वकालत सुप्रीम कोर्ट में ही करनी थी, इसलिए मैंने दिल्ली फर्स्ट चॉइस लिया और उन्होंने दिल्ली में मुझे पोस्ट कर दिया लीगल सेल में। और यहाँ के बाद मैंने 2016 जनवरी में नौकरी छोड़ी और यहाँ मैं एनरोल्ड हो दिल्ली में, दिल्ली बार काउंसिल के साथ, और यहाँ प्रैक्टिस करने लगी। सर, आपसे आसान भाषा में जानना चाहूंगा कि एओआर क्या होता है और एक एडवोकेट और एक एओआर में क्या डिफरेंस होता है सर? एओआर क्या होता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अगर एओआर का फुल फॉर्म देखेंगे तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो जेनेसिस है वो संविधान है। तो जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 145 जो है 145 के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया है कि वो अपने लिए कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए वो रूल बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल बनाया हुआ है, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स। तो उसके तहत उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का प्रावधान बनाया है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस वही कर सकता है जो इस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा को पास करेगा, और उसका अगर पास हो जाएंगे तो उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और उसका सुप्रीम कोर्ट में केस केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फाइल कर सकता है, आम एडवोकेट नहीं फाइल कर सकता है। मतलब सर, अभी जितने भी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी न किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने ही फाइल किया होगा, उनके थ्रू ही फाइल होगा। कोई आर्ग्यू कर सकते हैं कोई दूसरे एडवोकेट, लेकिन केस जो फाइल होगा वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करेगा, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ ही आर्गुमेंट दूसरा वकील कर सकता है। तो ये एक डिफरेंशिएट करता है एडवोकेट और एडवोकेट। सर, पूरे भारत में आजादी से लेके अब तक मात्र 2500 से 3000 एओआर हो पाए हैं। तो सर, ये एओआर का जो परीक्षा है, एग्जाम है, ये कितना कठिन होता है सर? देखिए, एओआर का एग्जाम कठिन तो होता है और मेरे हिसाब से कठिन होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो भी एओआर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने जा रहा है सर, और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी भी लिटिगेंट के लिए लास्ट होप है, आखिरी आशा है। बिल्कुल। अब जैसे ट्रायल कोर्ट्स में कोई केस हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद और कुछ बचता नहीं, उसके बाद आगे नहीं जा सकते। तो नेचुरली अगर वहां कोई प्रैक्टिस करना चाह रहा है और अगर कोई एडवोकेट वहां कर रहा है तो उसे कठिन परीक्षा से गुजरना ही चाहिए, मेरा ये है। और ये कठिन है क्योंकि इस एग्जाम में क्या होता है कि इन्होंने ऐसा रूल बना रखा है कि पहले तो आपको ट्रेनिंग चाहिए 1 साल की, है ना, 5 साल की प्रैक्टिस पहले होना चाहिए, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और क्या है कि ट्रेनिंग के साथ साथ भी परीक्षा में भी है कि एक एडवोकेट 5 बार ही एग्जाम को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम दे सकता है। अगर 5 बार तक अगर वो पास नहीं कर पाया उसे, तो वो फिर जीवन में कभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम में बैठ नहीं सकता है। इस तरह से उन्होंने इसको डिजाइन किया है बड़े अच्छे ढंग से कि बहुत सीरियस कैंडिडेट जो होंगे वही उस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो ये है, और मेरे हिसाब से कठिन तो होना ही चाहिए। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो उसे कठिन से कठिन परीक्षा से गुजरना ही चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, हमें बचपन से बताया जाता है कि हमें जस्टिस के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें इस तरह से एम्पावर नहीं करती कि हम जस्टिस के लिए आवाज भी उठा पाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस पड़ोस के लोग या हमारे आसपास के कलीग हमें बोलते हैं, अरे छोड़ो, जाने दो, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसो। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में हम भारत के लोग रहते हैं, जहाँ पे कि हमें न्याय के लिए लड़ना तो चाहिए, लेकिन हमें इतना एम्पावर नहीं किया जा रहा है कि हम न्याय के लिए लड़ पाए, तो ऐसे में क्या अप्रोच होना चाहिए? या तो गवर्नमेंट के लेवल से या तो समाज के लेवल से हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं बहुत हद तक आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो एम्पावर नहीं करती है, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में एनसीईआरटी में कोई 9 या 10th में एक सिलेबस है जिसमें कि लीगल एजुकेशन का कुछ है, अदरवाइज बहुत जानकारी नहीं है। अब लड़ने की बात यह है कि लड़ना चाहिए, लड़ेगा कब आदमी? जब उसको लगेगा कि जस्टिस हो रहा है, जस्टिस हमें मिल रहा है, तभी तो लड़ेगा। बिल्कुल सर। लड़ने के लिए आपको उस न्याय व्यवस्था में विश्वास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत देरी हो जाती है ना, कोर्ट में मामले जो है बहुत लंबे समय तक लंबित रहते हैं,
जिसके कारण कि लोगों का विश्वास टूटता है कि भाई कोर्ट जाएंगे तो ये फंस जाएंगे, हम इतना लंबा चलेगा। तो उस पर मेरे ख्याल से अभी हमारे जो चीफ जस्टिस रहे हैं ये बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा ले रहे हैं कि जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हो रहे हैं बहुत चीजों के लिए, और टेक्नोलॉजी से अब देखेंगे आपकी ऑनलाइन हियरिंग हो रहा है सर, समय बदल रहा है। पहले से काफी चीजें इंप्रूव हुई और बहुत बदलने की जरूरत भी है। अगर दूसरे विकसित देशों से तुलना करेंगे हमारे देश की, तो हमारे यहाँ जजेस कम है, पर जैसे होता है ना कि इतने लोग हैं तो इतने डॉक्टर हैं, इतने हिसाब से तो जजेस कम है। इस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, जजेज होंगे तो क्या होगा, स्पीडी जस्टिस होगा। इसमें हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा और लोगों को भी काम करना पड़ेगा कि भाई कि जस्टिस, अब ये एक इसमें पहलू और जोड़ूंगा मैं, जैसे जस्टिस अमीरों का केवल है, गरीबों के लिए क्या है, गरीब आदमी को न्याय कैसे मिले, इस पे कार्य होना चाहिए। इसमें कुछ तो होता है कि भाई लीगल एड है, सरकार ने किया हुआ है कि आपको वकील प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो किस तरह का वकील प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। वकील जो है वो जो लीगल एड के वकील होते हैं, क्योंकि उनको सरकार पैसे कम देती है तो वो इंफीरियर क्वालिटी के वकील, आप अच्छे वकील क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे। उसका भी एक परीक्षा हो, जैसे एडवोकेट एंड रिकॉर्ड परीक्षा होता है, एक परीक्षा के थ्रू वो जाए, लीगल एड वाले एडवोकेट जाए, बेस्ट एडवोकेट जाए वहां पे, उनको सरकार बेस्ट पेमेंट दे, तभी तो जाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद वो गरीबों को जैसे है कि भाई कि अगर कोई बीपीएल है उसको एडवोकेट मिलेगा, कोई दलित है उसको एडवोकेट मिलेगा, कोई डिसेबल्ड है उनको एडवोकेट मिलेगा, विडो है उनको एडवोकेट मिलेगा लीगल एड की तरफ से, सरकार की तरफ से, कोई महिला है उनको मिलेगा एडवोकेट। तो ये कब कैसे होना चाहिए, ये जो एडवोकेट मिलेगा कैसा एडवोकेट मिलेगा, ये केवल खाना पूर्ति अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटेंस उसका कॉम्पिटेंस, हाँ वही कह रहा हूँ, उसको आप कॉम्पिटेंस उसमें आएगा कैसे। अगर कोई वॉलंटियरली आए कि मैं लीगल एड का एडवोकेट बनूंगा, तो वो आप उनको क्या मिल रहा है। अब एक केस का अगर आप 500 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं लीगल एड, तो वो अच्छे एडवोकेट तो होना चाहिए। इस पे विचार करने की जरूरत है, और खास करके सर जो युवा वर्ग है उनको एम्पावर कैसे करें, इसके बारे में कैसे एडुकेट करें ज्यादा। जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी की 9th क्लास में एक चैप्टर आ गया है, आई थिंक कि सर उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है अगर एजुकेशन लेवल पे देखा। बिल्कुल, इसमें सरकार को ही काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को काम करके उनको शिक्षा, जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लाना पड़ेगा कि भाई कि आप जोड़िए कि कैसे सारा सिस्टम उनको पढ़ाइए बच्चों को, है ना। एक या तो एक लीगल एजुकेशन, जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ये पढ़ाते हैं तो एक लीगल एजुकेशन करके कुछ ऐसा कीजिए। बिल्कुल, रिसर्च की जरूरत है और उनको ताकि एम्पावर्ड हो, उनको बेसिक ज्ञान तो हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है तो हम इसको ऐसे करके जा सकते हैं, बिल्कुल, ये अंधेरा ना हो, ये जरूरी है जी। सर हम मूवीज में देखते हैं कि वकीलों पे काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, कई बार उनको थ्रेट भी दिए जाते हैं। तो सर ये प्रेशर एंड थ्रेट के बीच काम करना वकीलों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है सर। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है ना, कोई क्लाइंट मेरे पास आया, लेकिन अल्टीमेटली केस तो मैं लड़ रहा हूँ। बिल्कुल सर, है ना। तो वो जो क्रिमिनल है उसको कई बार देखे होंगे, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। बिल्कुल सर, है ना। जैसे संजय दत्त केस था, सलमान खान केस था, है ना। ये सब बड़े लोग हैं, बड़े वकील कर लेते हैं ये, साथ में अब जो विक्टिम की तरफ से जो वकील है उसमें प्रेशर बनाया, उसको खरीदने की कोशिश की जाती है, थ्रेट दिया जाता है, बहुत तरह का। तो ये प्रेशर तो रहता है, ये हमेशा रहता है। इसलिए वकील जो है केवल वकालत कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत साहस का काम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, और ऐसा नहीं है कि इसमें आप केवल एक आदमी अगर चाहे कि प्रोफेशन के तरह की मैं केवल गुजारे के लिए वकालत करूं तो वो नहीं करता है। एक वकील के पीछे बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, वो सच में योद्धा होता है। एक तरह से सोचिए कि युद्ध ही लड़ रहा है वो, क्योंकि आप ये देखिए कि कई बार सुने होंगे कि हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल सर, वकीलों की, क्योंकि अगर वो कोई फंस गया केस में और एक वकील है कि अब लगता है कि भाई कैसे निकले, तो वकीलों की हत्या तक कर दी जाती है। इसलिए क्या होता है कि एक वकील जो है वो देखेंगे कि आप सबसे अगर यूनाइट कोई प्रोफेशन है तो वकालत है। बिल्कुल सर, है ना। आप देखेंगे कि वकील बड़ा यूनाइट रहते हैं, क्योंकि अगर उनको उनकी देखभाल करने के लिए और कोई कम्युनिटी नहीं है, ठीक है, तो वो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खुद एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और हम हर समय, आपने हमेशा देखा होगा कि वकील एकता जिंदाबाद, ये जो नारा है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमें एक दूसरे
का देखभाल करना पड़ता है, अदरवाइज कौन करेगा देखभाल, है ना। तो ये तो कोई ऐसा है नहीं, ऑटोनोमस प्रोफेशन है, हम अपने खुद जा रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, कल को कुछ हो गया। इसके लिए एक मांग जो बहुत दिनों से पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए कानून बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए डॉक्टर के हाथ से किसी पेशेंट को कुछ हो गया, दुर्घटना हो गया, कोई किसी की मृत्यु हो गई उनके इलाज के दौरान, तो आप नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि उनको ये प्रोटेक्शन, या वहां जाके हॉस्पिटल में आप दंगा फसाद नहीं कर सकते। उनके लिए एक विशेष तरह का कानून बनाया गया है डॉक्टर के फेवर में, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। उसी तरह से एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो आना चाहिए, और ये पेंडिंग है ऑलरेडी। बहुत सारे स्टेट्स ने कुछ इनिशिएटिव लिया, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, लेकिन ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ये होना चाहिए। सर, भारत में 25 लाख के आसपास वकील हैं, और इन सब के बीच में इनका कोई सैलरी नहीं होता। तो सर, एक जो प्रोफेशन है वकालत की प्रोफेशन, ये कौन चूज करे, और ये प्रोफेशन कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? सर, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि ये प्रोफेशन कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज्यादा वकील हैं और काम कम है। तो इस प्रोफेशन में ये कहा जाता है, कहावत ये है कि यहाँ जो 80% जो काम है वो 20% वकीलों के पास है, और जो 20% काम है उसको 80% वकील आपस में बांटते हैं। सर, तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्षपूर्ण है, खास करके उनके लिए जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, हिंदी मीडियम या अदर रीजनल लैंग्वेज पढ़ के आते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस होती है वो अंग्रेजी में होती है। यस सर। हिंदी तो वहां तो उनका स्कोप है नहीं, तो उनके लिए क्या बचता है, ट्रायल कोर्ट और ये सब बचता है। और वहां भी मान लीजिए कि जैसे कोई बहुत एम्बिशियस है, कोई लड़का वो चाहे तो दिल्ली में आके प्रैक्टिस करना चाहे, और खास करके जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जिसके पिता नहीं थे इस प्रोफेशन में, उसके लिए तो और भी मुश्किल है कि वो यहाँ आएगा, यहाँ पहले रहेगा, सर्वाइव कैसे करेगा शुरू में, क्योंकि आप आते ही आपको कोई केस नहीं देता है, आप नया होते हैं, आपको वहाँ स्ट्रगल करना है, वहाँ ऑफिस कहाँ बैठेंगे आप। तो इन चीजों में बहुत ही बड़ा चुनौती है। तो ये अगर बहुत, मैंने देखा है कि लोग जो बहुत क्रांतिकारी होते हैं उनको लगता है कि नहीं मुझे करना, बहुत बड़ा मोटिवेशन चाहिए इसके लिए कि नहीं मुझे ये वकालत करना है। उसका संघर्ष बहुत ही कठिन संघर्ष है, खास करके जो मान लीजिए कि बाहर से आया, मैं जैसे मैं बिहार से अगर आया हूँ, तो बिहार से आके यहाँ मुझे रहना भी है, घर भी परिवार भी चलाना है, खाना भी है, किराए का घर भी लेना है, और उसका एक ऑफिस चाहिए जहां जाके कोर्ट में मैं बैठ सकूं, मैं काम कर सकूं। तो ये सब मिला के बहुत ही मुश्किल है, और ये बहुत बहुत बड़ा संघर्ष है। और अगर लेकिन ये संघर्ष शुरुआती दौर में है, और जो काबिल लोग होते हैं वो धीरे धीरे अपना सेटअप करते हैं, अपनी ईमानदारी से वो अच्छा काम करके अच्छा काम करेंगे उनको। लेकिन शुरू में क्या है कि पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी तो आप काम करेंगे। बिल्कुल सर। ये इस अपॉर्चुनिटी का अभाव होता है, खास करके उन लोग जो दिल्ली में बाहर से आए, वो चुनौती है कि आप कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो उसका मुझे एक ही तरीका लगता है कि ज्ञान से, शिक्षा से। आज मेरा मोटिवेशन भी और बनने का यही है कि भाई कि मैं जो भी चीज पढ़ने के लिए कम से कम पढ़ तो सकता हूँ, ज्ञान तो प्राप्त, उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो उसमें कोई नहीं है कि वो मैं बाहर से आया हूँ तो मेरे लिए भी वही है चीज, जो यहाँ का है, जो बड़े बाप का बेटा है, जो किसी बड़े एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट का बेटा है, वो भी वही पढ़ेगा, मैं भी वही पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ तो लूं। सर, पहले आप वायु योद्धा थे, अब आप जिस प्रोफेशन में हैं ये भी एक योद्धा का ही काम है। तो सर, आप कहाँ ज्यादा संघर्ष देखते हैं? देखिए, दोनों जगह का संघर्ष अलग अलग है, दोनों की तुलना नहीं है। जब हम वायु योद्धा थे, हम युवा थे, वहां गए, और वो एक संघर्ष अलग था, ठीक है, और आज का संघर्ष अलग है, लेकिन ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, वकालत का संघर्ष। क्योंकि मैं बताऊं कि यहाँ भी ये भी बाकी प्रोफेशन की तरह है, यहाँ भी एक भागदौड़ है, एक संघर्ष है कि काम लेने का संघर्ष, कंपटीशन है एक दूसरे से। जो वकालत है ये ज्यादा संघर्षपूर्ण है मेरे हिसाब से। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम जैसे लोग आते हैं, वायुसेना से आते हैं, तो हमारे साथ एक बड़ा भेदभाव होता है साहब। हमारे साथ क्या भेदभाव होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप तो हाफ जनरेशन लॉयर हो,
या आप तो फौजी हो, आप वकालत क्या करोगे। मुझे बहुत बड़ा सुनने को मिला है, ठीक है। एक तो हमारे कोई सपोर्ट नहीं, शुरू में आए तो किसी तरह से अंधेरे में चल रहे हैं, उसमें इस तरह के ताने सुने, भाई आप तो यहाँ के नहीं हो, आप वहाँ बिहार क्यों नहीं चले जाते, वहाँ क्यों नहीं करते, आप यहाँ आ गए हैं, और मतलब तरह तरह की बातें, डिमोटिवेटिंग। हाँ, डिमोटिवेटिंग बातें। तो वहाँ फिर ये लगता है कि नहीं, इनको प्रूव करना बहुत जरूरी है। और हम वायु सैनिक जो है, हम तो युद्ध स्तर पे काम करते आए हैं, हमने यही सीखा है। एक तो सच्चाई, ईमानदारी, है ना, सिंसियरिटी हमारे अंदर होती है। उसके बाद फिर ये लोग जो है हमें और प्रेरणा देते हैं, जब ये कहते हैं कि आप तो हाफ जनरेशन लॉयर है। एक तो होता है कि भाई कि फर्स्ट जनरेशन, उसमें से भी इन्होंने काट दिया, हमें बोला कि हाफ जनरेशन लॉयर हो। तो फिर मेरे जैसे आदमी व्यक्ति को ये प्रेरणा मिलती है कि भाई कि कैसे प्रूव करें कि मैं आप जैसा हूँ, आप आपसे बेहतर पता नहीं हूँ, नहीं हूँ, लेकिन आप जैसा तो जरूर हूँ। उसके लिए क्या आप दो मुझे काम, तो मैं दिखाता हूँ। तो काम जो भी दे, अब जैसे ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम ही था, तो हमने पास करके दिखाया कि भाई कि नहीं, हम आप ही जैसे, हमें नहीं कहिए कि हमें कोई कमी है या हम हाफ जनरेशन लॉयर नहीं है ना, और हाफ जनरेशन भी है तो हम कहीं भी आपसे कम नहीं है, ठीक है। इस तरह की चुनौतियां हैं। और उसके बाद क्या है कि हम वायु योद्धा होके आते हैं, तो हमारे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है हमारे पास। वहाँ तो आपको एयरफोर्स का एक सपोर्ट है, एक तनख्वाह मिलती है, ठीक है। यहाँ आए तो लोगों को लगता है कि पेंशन, अब जैसे अब कोई एयरमैन है, कितना पेंशन मिलता है। जब मैं आया था तो कम्यूट करके मुझे 14,000 रुपया पेंशन मिलता था। तो 14,000 रुपया में आप दिल्ली जैसे जगह में रहना, अपने बच्चे को पढ़ाना, जो मेरा बच्चा 8th में है, बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा है प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, उनको पढ़ाना, रखना, तो और साथ में ये वकालत जैसा प्रोफेशन करना, इस ऑफिस के खर्चे, ये खर्चे कैसे कर लेंगे आप। तो कितना चुनौतीपूर्ण, हमारे लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक बात और है इसमें कि वायु सैनिक का वकील होने में संघर्ष बढ़ जाता है। एक साधारण आदमी अगर वकील बने तो कोई बात नहीं है, उसको बड़े अच्छे निगाह से देखे तो वो वकील है। और शुरू में क्या था कि डिनायल होता है आपको एक्सेप्ट करने में कि ये वकील है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सिर्फ डिफेंस बैकग्राउंड के जो भी आते होंगे, चाहे नेवी से, आर्मी से, उनके साथ ये होता होगा। बिल्कुल, सभी के साथ यही होता है कि भाई कि आप तो यहाँ आ गए। और थोड़ा अपने वायु सैनिकों के साथ क्या है कि ये हमारा कल्चर ऐसा है एयरफोर्स का, पढ़ लिख के आते हैं, अंग्रेजी कल्चर है, थोड़ा अंग्रेजी बोलना आता है और मेहनत करते हैं तो नेचुरली सब छा जाते हैं सर, है ना। तो वहाँ थोड़ी सी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाकी भाई भी है। धीरे धीरे जब आप काबिल होते हैं और जब उनको लगता है कि नहीं ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस होता है। लेकिन इनिशियली ये भी बहुत स्ट्रगल है, बिल्कुल स्ट्रगल। सर कुछ केसेस ऐसे आती हैं समाज में, सुनने को मिलता है कि एक एक्यूज्ड 14 साल, 18 साल, 20 साल जेल में रह गया, और बाद में जब वर्डिक्ट आया तो पता चला कि वो दोषी नहीं था। तो जो सजा उसने जेल में काटी विदाउट बीइंग गिल्टी, इस तरह के केसेस जो है सर इसको लेकर के क्या होना चाहिए और आपका क्या इस पे राय है सर? बिल्कुल, देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऐसा हो जाता है तो ऐसे क्या करें, क्योंकि वो तो, और ऐसा अक्सर गरीबों के साथ होता है। अगर मान लीजिए आप अमीर हैं, आप रिसोर्सेस हैं आपके पास, तो आपके साथ कोई भी इलीगलिटी करने से डरेगा। अक्सर देखेंगे कि क्राइम, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस उसी के साथ होता है जिसके पास मींस कम है ना। तो ऐसा अक्सर वो हो जाता है कि भाई जैसे पुलिस, अक्सर क्या है पुलिस करती है गड़बड़, कि मान लीजिए कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस है, कहीं कुछ हो गया, नहीं रेप हो गया, उदाहरण देता हूँ कि रेप हो गया, पुलिस के ऊपर प्रेशर है, पुलिस क्या करेगी कि किसी को भी पकड़ लेगी एक को, है ना, कि ये दोषी, अगर पुलिस मार के कन्फेस करा लेगी उसको। इसलिए कहते हैं कि भाई कि हमारा जो कानून है इसमें ये कहा जाता है कि भले 100 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सुना होगा, सुना है ना। तो ये और रूल ऑफ लॉ यही है ना, कानून को ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अक्सर प्रेशर में किसी निर्दोष का, उसके पास तो है नहीं, उसका कोई होगा नहीं कि कोई भाई कौन है, कोई बेल देने वाला भी नहीं होता है कभी कभी, तो इस तरह से सजा हो जाता है। तो इसके लिए संविधान में तो कोई ऐसा बिल्कुल स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा एक है कि कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन और रॉन्गफुल कन्विक्शन एक
टर्म है ना। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1983 में ये केस डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें जो एक्यूज्ड उस समय जिनको बनाया गया था और जिनको भी सजा दे दी गई थी, तो उनको 14 साल सजा काटने के बाद ये पाया गया था कि ये तो निर्दोष है। और उसके बाद उस समय 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 का कंपनसेशन दिलवाया था। तो कभी गलती से किसी को सजा हो जाती है या कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन होता है, तो उनके पास एक रेमेडी है, जैसे अब हमारा फंडामेंटल राइट है ना, तो उनके पास एक रेमेडी है। रिट में आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है, तो उनको अप्रोप्रिएट कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या है, ये फंडामेंटल राइट का हनन है। आर्टिकल 22 कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम रॉन्गफुल कन्विक्शन, है ना, कि भाई कि कोई ऐसा नहीं है कि इलीगल कन्विक्शन हो जाए, हमारा रॉन्गफुल डिटेंशन हो जाए, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। ये सब फंडामेंटल राइट्स है हमारे। तो इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी? स्टेट की है। और अगर फिर भी ऐसा होता है तो इसके लिए कंपनसेशन होना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि इसके लिए उचित एक कानून बने, है ना, और जो दोषी है उनको सजा मिले, और जो विक्टिम है जो इस तरह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है कि भाई निर्दोष को सजा हो जाए, है ना, तो ये तो बहुत ही, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए फिर उनको बहुत ही अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए जिसके साथ ऐसा होता है, और जो इसके दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। आप अपने अब तक के जर्नी के लिए किसको श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, जर्नी, हाँ सही कह रहे हैं कि अब जर्नी है, ये सफर है, ये जारी रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बचपन से, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि हमारा बड़ा हम्बल बैकग्राउंड रहा है, और हमने बहुत आर्थिक तंगी देखी है, सब देखा है, तो शिक्षा है, ये सब सीख है, ठीक है। तो ये जो एडवर्सिटी आती है, ये कुछ अद्भुत चीजें सिखा जाती है जो किसी क्लास, स्कूल और गुरु से नहीं सीखी जाती है ना, वो प्रकृति सिखाती है। तो उसी तरह मुझे हमेशा याद है, मेरी माता जी अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनका एक शिक्षा था कि जब भी हम मुसीबत में होते थे, कभी कभी, मतलब मैं बता नहीं सकता कि ऐसी आर्थिक तंगियों से हम जूझते थे, तो माँ यही कहती थी कि कुछ भी हो जाए, सत्य के राह पे चलते रहना है, सच बोलना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। और उसका जो स्वाभिमान था, मुझे अभिमान है अपनी माँ के स्वाभिमान पे, और उसने जो सिखाया है कि वो कि स्वाभिमान के साथ रहना, और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। आज भी एडवर्सिटी तो होती है, ठीक है, कहीं भी आपको उस समय जब आप छोटे थे तो उस समय जो तंगी थी वो अलग थी, आज की तंगी अलग होती है। तो उस समय भी मुझे केवल माँ की वो बात याद आती है कि सत्य बोलते रहना, एक ही लाइन है कि सत्य बोलते रहना और सीधा चलते रहना, और वही कर रहे, वही एक लाइन टैग लेने, और वही मोटिवेशन है। जगह जगह हम तरह तरह की चीजों से जूझते हैं, तरह तरह की मुश्किलें आती है, तो वो रास्ता वही चुनते हैं जो सत्य है। बिल्कुल सर, चलते चलते हमारे ऑडियंस के लिए सर कुछ ज्ञान की बातें, कुछ मोटिवेशन। कुछ देखिए, ज्ञान की बातें तो बस मैं एक ही शब्द, वही जो मेरी माँ ने सिखाया मुझे कि सत्य की राह पे चलते रहना है, और कुछ मुझे नहीं लग रहा कि और कोई मुसीबत आने वाली है, और उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो रास्ते कई होते हैं, कई लगता है कि ये शॉर्टकट है ना, ये इससे सफलता शायद जल्दी मिल जाएगी। एक सत्य वाला जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है कि वो ये मुश्किल वाला चुन लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने क्या कहा कि जर्नी, ये सफर है। बिल्कुल सर, तो सफर है तो फिर क्या है, तो सब जो दूर भी लग रहा है तो सफर है ना, वो बड़ा आनंददायक सफर है। और उससे जो सेटिस्फैक्शन होगा, और जो आपको चाहिए, जिस सफलता क्या, एक मंजिल पहुंचते तो दूसरा दिखाई देता है ना। पहले तो जहां तक दिखाई दे रहा वहां तक गए, वहां जब पहुंच गए तो वो सामने दिखाई देता। तो ये सिलसिला है, खत्म नहीं होने वाला। तो क्यों नहीं वही सीधा, वही प्राकृतिक ढंग से सत्य की राह पे चलते हैं। यही मैसेज है, यही मोटिवेशन है, और यही एक लाइन है, टैग लाइन है जीवन का, मेरे जीवन का, और मैं दूसरों को भी कहता हूँ यही फॉलो कीजिए। सर, आप हमारे साथ इतना समय गुजारे और अपने व्यस्त जीवन से हमारे लिए इतना समय निकाले, सबसे पहले तो सर इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप और हमें जो इतनी ज्ञान की बातें बताएं, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वायुसेना से निकल के और ऐसा कुछ एक नया करने का सोचा है। ये बड़ा साहस का काम है,
ये अद्भुत काम है और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए, आपको और आपके जो मित्र हैं सिन्हा जी, उनको दोनों। आप चाहते तो कोई दूसरा काम चुन सकते थे, हमें एक्स सर्विसमैन को कोटा वोटा भी होता है, कोई दूसरी नौकरी भी कर सकते थे आसानी से, लेकिन उसके बावजूद आपने ये इतना संघर्षपूर्ण काम चुना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, ये थे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राकेश कुमार सिंह सर। सर से मिलकर काफी अच्छा लगा, काफी कुछ जानने को मिला। आशा करता हूँ आप सबको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल की ऐसे ही और कहानियों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए तेज चल के साथ। धन्यवाद। निष्ठा, धैर्य, पराक्रम और बलिदान, ये है भारतीय सैनिक की पहचान। वे भारतीय सैनिक जिनके लिए परिवार से पहले देश आता है। वे भारतीय सैनिक जिनकी शौर्य गाथा दुश्मन भी गाता है। वे भारतीय सैनिक जो तिरंगे के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर जाता है। वे भारतीय सैनिक जिनके भरोसे हर हिंदुस्तानी अपने घरों में चैन की नींद सो पाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, चुनौतियां कुछ भी हो, भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानते, कभी नहीं रुकते। सैनिकों के कभी भी हार मान के ना रुकने के इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं और इनके सम्मान में इन्हीं से प्रेरित होकर हम लाए हैं तेज चल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम सेवानिवृत्त सैनिकों के संघर्षों को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी रुक जाने को स्वीकार नहीं किया तथा देश और समाज के कल्याण के लिए कार्यरत एवं प्रयासरत हैं।